Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and we are starting with the new chapter called as Plant Growth and Development. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उससे लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसाइज करते हैं। एंड इस वाले में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, प्लांट बड़ा कैसे होता है एंड हाउ देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स, बट हम स्पेसिफिकली इस पे फोकस करने वाले हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स आर प्रेजेंट एंड हाउ दीज प्लांट हार्मोन्स और प्लांट रेगुलेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। किस तरीके से एक प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल पे इन हार्मोन्स का असर होता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, देयर आर मल्टीपल हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। इसी तरीके से प्लांट के अंदर हमारे जितने तो नहीं होते, क्योंकि हमारी जैसी कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग भी नहीं है प्लांट की, तो हमारे जितने हार्मोन्स तो नहीं होते हैं प्लांट के केस में, लेकिन जितने भी हार्मोन्स होते हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ ग्रोथ और डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। हमारा फोकस किस पे रहेगा? ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। बट हाँ, उससे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि एक प्लांट के केस में कैसे कैसे जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, हम किस स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि ग्रोथ के बारे में ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, तो इन सेंस एग्जैक्टली क्या, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफाइंड, बहुत स्पेसिफिकली छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं कि एक प्लांट है, तो हमने बताया था प्लांट कैसे बनता है, मेल और फीमेल पार्ट्स से, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। सो इस जाइगोट से शुरू होती है प्लांट की डेवलपमेंट, ठीक है। जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं। फर्टिलाइज एग्स कैसे? एक एग जो है वो अनफर्टिलाइज गैमीट है, जो अनफर्टिलाइज गैमीट होता है, जैसे ही उसके मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइज। जो फर्टिलाइज एग होता है दैट्स अ जाइगोट। सो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू ये सारे के सारे इवेंट्स शुरू होते हैं जिसमें जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जिस दौरान आपका जाइगोट एक प्लांट में कन्वर्ट होगा और उस प्लांट के अंदर रूट्स आएंगी, लीव्स आएंगी, ब्रांचेस आएंगी, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, एंड देन फाइनली वो प्लांट जो है मर जाएगा, इट डाइज, ठीक है। दिस इज हाउ अ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट लुक्स लाइक। ये ब्रॉडली मेजरली ये सारे के सारे स्टेप हो रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? शुरुआत कहाँ से होती है? जो आपका जाइगोट है, जो आपके सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके जर्मिनेशन से सबसे पहले आपका जो बीज है वो उपजेगा। एंड जैसे ही अच्छी कंडीशंस आती हैं तब बीज उपजता है। ऐसे नहीं होता कि मतलब कंडीशंस अच्छी नहीं है और आपका बीज उपज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बीज तब तक नहीं उपजेगा जिस टाइम तक अच्छी कंडीशंस नहीं होंगी, तो इट जस्ट वेट्स ऑन टिल द फेवरेबल कंडीशन। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में ये चीज हाईलाइट कर रखी है कि कैसे कैसे एक प्लांट फाइनली शुरू करता है ग्रोथ अपनी एक सीड से, एंड देन एक फुल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, शुरुआत में सबसे पहले इस पे फोकस करो, ठीक है। इट्स अ सीड। उस सीड के अंदर से आपका कॉटिलेडन वाला जो सेक्शन है, दो कॉटिलेडन से बना होता है जिनको बीन जैसी शेप, राजमा जैसी शेप होती है जिनकी, ठीक है। वो कॉटिलेडन्स निकलेंगे और आपकी मिट्टी के अंदर से, मतलब सबसे पहले आपके केस में क्या डेवलप करना शुरू कर दिया? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? नीचे वाले पार्ट को ग्रो करवाता है जहां से आपकी रूट्स निकलेंगे, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल बनना शुरू हो गया, एंड देन आप यहाँ पे देखो ऊपर वाले हिस्से से आपकी शूट वाला हिस्सा निकलना शुरू हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज एपिकोटाइल। सो ऊपर वाला हिस्सा इज एपिकोटाइल जो शूट बनवाएगा, नीचे वाला हिस्सा इज हाइपोकोटाइल जो रूट बनवाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज मेड। देन आपका एपिकोटाइल बन गया और हाइपोकोटाइल बन गया, स्लोली स्लोली इसमें और भी ग्रोथ होती चली जाएगी, एंड देन आपके बाकी सारे पार्ट्स भी बनते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स कौन कौन से? जैसे लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, एंड देन फाइनली जब अपनी ग्रोथ साइकिल पूरी कर लेता है प्लांट, देन इट डाइज, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करना चाहें, ग्रोथ को अगर बताना चाहें कि ग्रोथ एग्जैक्टली होता क्या है, तो ग्रोथ को लिखेंगे कैसे, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या रहेगी? सो रीड इट अलोंग विद मी। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ इरिवर्सिबल इंक्रीज और परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ ऑर्गन और अ पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी चीज क्या प्रेजेंट होती है? दैट्स अ सेल, राइट। सबसे छोटी चीज आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, या प्लांट के अंदर सबसे छोटी चीज जो होती है जिससे वो बना हुआ होता है, दैट्स अ सेल। तो ग्रोथ किसे बोलते हैं? एक परमानेंट चेंज आएगा, परमानेंट चेंज आएगा और इरिवर्सिबल। अब जैसे मान लीजिए एक बेबी डेवलप हो रहा है मदर की वूम के अंदर,
तो उसकी जिस समय पे उसकी उंगलियां बननी शुरू हो जाएंगी और वो उंगलियां बनी ही रहेंगी ओवर द टाइम, वो उंगलियां इंक्रीज ही करेंगी लेंथ में, जितनी पर्टिकुलर लेंथ तक वो आनी आती है। ऐसा कभी नहीं होता ना, जैसे अब मैंने हाथ में मेरी मेरी उंगलियां अचीव कर चुकी हूँ, मेरे मेरे ऑर्गन्स बन चुके हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरी उंगलियां छोटी हो जाएंगी। दे स्टे लाइक दिस, इंक्रीज ही कर सकती है, ग्रोथ ही कर सकती है, लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है। सो ग्रोथ इज कॉल्ड एज द कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन, मतलब जब अगर ये कम होंगी तो उसे ग्रोथ नहीं बोलेंगे, वो कोई परेशानी की वजह से दिक्कत आएगी अगर आएगी तो, अदरवाइज ग्रोथ उसी को बोलते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन, या तो कोई सेल इंक्रीज करेगा या कोई ऑर्गन इंक्रीज करेगा या ऑर्गन का कोई हिस्सा इंक्रीज करेगा, उसमें ग्रोथ आएगी, इंक्रीज आएगा। और वो जो इंक्रीज आता है दैट इज इरिवर्सिबल, वो पलटेगा नहीं, एक बार इंक्रीज कर गया तो वो इंक्रीज ही करेगा और परमानेंट होगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ के दौरान दोनों तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, हो सकते हैं, जैसे एनाबॉलिक भी कैटाबॉलिक भी। एनाबॉलिक कौन से, जिसके केस में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जैसे रेस्पिरेशन को मैंने डिफाइन करा था कि रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं। और मैंने हिंट भी दी थी याद रखने के लिए कि कैटाबॉलिक को आप काटने से रेफर ले लीजिए, रेफरेंस ले लीजिए उसका, और काटने से कोई भी चीज छोटी होती है। So catabolic processes are useful for breakdown of products and anabolic is for formation of products. So आपके ये पूरे ग्रोथ के दौरान एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म सब कुछ होता रहता है, और एनर्जी के एक्सपेंस पे, मतलब एनर्जी भी चाहिए होती है जिस तरह आप ग्रोथ कर रहे होते हैं। एवरीथिंग जो मैंने अभी बोला वो सब कुछ प्लांट पे भी लागू होता है। ठीक है। So now we are going to talk about the characteristics of plant growth regulators. different plant growth regulators हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली मतलब वो हैं क्या, कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। सो आई विल जस्ट चेंज द कलर फर्स्ट। या So these plant growth regulators are the molecules, are small molecules of diverse chemical composition. अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इनकी, एंड these are small simple molecules. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एंड इनकी अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। अलग जैसे अगर हार्मोन चेंज तो उसकी कॉम्पोजिशन दूसरे वाले से अलग होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। जैसे अलग अलग चीजों में, मतलब जैसे हमने बोला कि बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो जैसे दे कैन बी इंडोल कंपाउंड्स। ठीक है, इंडोल कंपाउंड्स में एग्जांपल है आपके पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड का, विच इज ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन को इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। सो इंडोल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया ऑक्सिन। नेक्स्ट आपका एडेनिन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। एडेनिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके एग्जांपल में उसने लिख रखा है ब्रैकेट में जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो N6 furfuryl aminopurine, that is also called as kinetin. This is again a hormone. This is again a plant growth regulator. Then carotenoids के derivatives भी हो सकते हैं, मतलब carotenoids से बने हुए compounds भी हो सकते हैं, जैसे abscisic acid is an example of it. टर्पीन्स भी हो सकते हैं। अगेन ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे केमिकल कैटेगरीज हैं जिसके मतलब जिसको ये हार्मोन्स बिलोंग करते हैं। जैसे टर्पीन्स भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है आपके पास जिब्रेलिक एसिड, इसके बारे में पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्मोन। और गैसेस भी हो सकती हैं, ये जो आपके हार्मोन्स हैं, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है आपके पास इथाइलिन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। इथाइलिन का फॉर्मूला भी मेंशन है, दैट इज C2H4। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें से एक नाम ये भी है दैट दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तो बोल ही रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि फाइटो मीन्स प्लांट, एंड एट द सेम टाइम इन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स जिनको मतलब यूज किया जाता है वो प्लांट हार्मोन्स या प्लांट रेगुलेटर्स। सो आपके जो हार्मोन्स हैं, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन ये क्या फंक्शन करते हैं। सो हम यहाँ पे एक रफली लिख लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जिन्हें प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, इनको ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया किसी भी कैटेगरी को, बस ऐसे ही बता दिया गया कि कौन सी कैटेगरी क्या काम परफॉर्म करती है। एक ग्रुप है जो ग्रोथ प्रमोट करती है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। कैसे? बहुत सारी एक्टिविटीज करके, जैसे
सेल डिविजन करवाएगी, सेल का साइज इनलार्ज करवाएगी, पैटर्न जो सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं उनको करवाएगी, ट्रॉपिकल ग्रोथ, प्लांट की शूट टिप्स और लीव्स वगैरह की ग्रोथ करवाना, फ्लावरिंग करवाएगी प्लांट के अंदर, फ्रूट बनवाएगी, सीड बनवाएगी. दीज आर द डिफरेंट एक्शंस व्हिच आर डन विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स. ठीक है, इन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी बोलते हैं. जैसे हमने बोला कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो these are ones which are called as plant growth promoter, PGP. ठीक है, एग्जाम्पल है इसके जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन. ठीक है, अब इनके फर्दर डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अभी के लिए ये एग्जाम्पल याद रखिए कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स वो जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करें. और दूसरे वाले हार्मोन्स वो हैं जो तब काम आते हैं जिस टाइम पे प्लांट स्ट्रेस में होता है, जिस टाइम पे प्लांट्स को कोई चोट लगी होती है, कोई वुंड होता है, स्ट्रेस में भी होता है, या फिर कोई बीमारी हो रखी है प्लांट को, वो कोई स्ट्रेस में है वो, और कभी कोई चोट लगी है वो. और चोट कैसे लग सकती है? हर तरीके से, बायोटिक, एबायोटिक ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है और नॉन बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है. दीज आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, ये वाले तो ग्रोथ बढ़ा रहे थे और ये जो दूसरी कैटेगरी है ये ग्रोथ रोक रही है. ठीक है, सो दिस कैटेगरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर डोरमेंसी आएगी, प्लांट इनएक्टिव हो जाता है, प्लांट एब्सिशन प्रमोट करता है. ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज आपका जो प्लांट ग्रोथ, इसका एग्जांपल एब्सिसिक एसिड. आई थिंक इफ आई एम राइटिंग द स्पेलिंग इज राइट, या एब्सिसिक एसिड. ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड इस कैटेगरी के अंदर आता है. इसके अलावा एक और हार्मोन है जो दोनों कैटेगरी के अंदर आ सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोट भी करते हैं और प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट भी कहते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने कौन सी एक्टिविटी करी. ठीक है, तो आपके सामने अब कॉम्पिटिटिव बेसिस पे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिख के, मतलब एक बहुत अच्छा समझाया है. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये दो कैटेगरीज हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की. ठीक है, इसके एग्जांपल प्रमोटर्स के एग्जांपल हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे के सारे हैं. ठीक है, और जो इनहिबिट करते हैं उसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड. एक हार्मोन ऐसा है जो दोनों में से किसी भी कैटेगरी बिलोंग कर सकता है. तो इथाइलिन को आप इस कैटेगरी में भी डाल सकते हो और इथाइलिन को आप इस कैटेगरी में भी डाल सकते हो. सो कॉम्पिटिटिव टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन मूव इनटू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्लांट ग्रोथ प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन. सो इथाइलिन इज द एग्जांपल. We are done with this and then we are moving towards the next category called as the discovery. ये सारे के सारे हार्मोन्स डिस्कवर कैसे कैसे हुए, बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज एसोसिएटेड है इन सबके साथ. तो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग लेट्स लिसन टू ईच ऑफ दीज एंड देन फिर फर्दर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे दीज हार्मोन्स जो भी हम नाम ले रहे हैं, हम मेजरली 5 पढ़ेंगे: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. हम मेजरली ये 5 पढ़ने वाले हैं. एंड इन पांचों हार्मोन्स के केस में कैसे कैसे दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, हम उनकी हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी फर्स्ट, कि कैसे कैसे कौन सा कैसे डिस्कवर हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग पार्ट, इन सबकी डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटल. ये सारे के सारे मतलब एक्सीडेंट के थ्रू ये सारे के सारे डिस्कवर हुए थे. ऐसा कुछ नहीं, मतलब इनके ऊपर स्पेसिफिकली कोई रिसर्च नहीं चल रही थी. ये सारे के सारे हार्मोन्स बाय चांस डिस्कवर कर लिए गए थे. जैसे सबसे पहला कौन सा था, ऑक्सिन डिस्कवर हुआ था. तो ऑक्सिन कैसे डिस्कवर हुआ था, लेट्स मेक अ रफ डायग्राम इसके लिए ताकि हमें याद रहे. चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने पहली बार ऑक्सिन डिस्कवर किया था फॉर प्लांट्स. ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस डायग्राम. Sorry, the diagram is not getting shifted. Yeah, no, it's fine. ठीक है, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि जो कैनरी ग्रास है ना,
कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल्स। सो कोलियोप्टाइल्स क्या होते हैं? शूट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो आपकी शूट है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो ये नोटिस किया उन्होंने कि जैसे एक पर्टिकुलर जगह से, जैसे अगर सन आ रहा था, आप मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने नोटिस किया कि जो प्लांट का कोलियोप्टाइल है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुक जाता है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी। एक पर्टिकुलर जगह से आ रही थी, सब जगह बराबर नहीं आ रही है। ये कंडीशन थी उनके एक्सपेरिमेंट की, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ग्रास है, कैनरी ग्रास का एग्जांपल लिया था, मतलब कैनरी ग्रास को ऑब्जर्व कर रहे थे वो। सो कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल्स, जो शूट के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है या जो शूट का टॉप पार्ट है, वो सनलाइट की तरफ या फिर जिस भी तरफ सोर्स ऑफ एनर्जी थी उसकी तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने मूवमेंट देखी उनके कोलियोप्टाइल्स की। ठीक है, ये आप साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं ये भी उसी का सेम एग्जांपल है, ये सेम उसी चीज को दिखा रहा है कि जो आपके कोलियोप्टाइल्स थे वो सनलाइट वाले डायरेक्शन में या फिर जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी उस डायरेक्शन में झुक जाते हैं। ठीक है, ये जो फोटो लाइक लाइट की तरफ को, लाइट को फेवर करने वाली ये प्रॉपर्टी जो है, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ओके। फाइनली जब इस चीज को स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जो कोलियोप्टाइल की टिप है, जो मतलब शूट की ये जो कवरिंग है उसकी जो टिप है, इट इज अ साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल। इसके पास इस पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज है जिसकी वजह से सिग्नल जा रहा है और पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा सिग्नल है जिसकी वजह से, मतलब कुछ इस टिप के ऊपर, इस कोलियोप्टाइल की टिप के ऊपर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से पूरे कोलियोप्टाइल के अंदर ये सिग्नल जा रहा है एंड सारी की सारी शूट उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में बेंड कर रही है। सो दिस इज हाउ पहली बार ऑक्सिन के बारे में मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि कोई एक हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स लाइट इल्यूमिनेशन। ये पहली बार एफ.डब्ल्यू. वेंट इज द साइंटिस्ट जिन्होंने आइसोलेट कर लिया ऑक्सिन। डार्विन और उनके बेटे ने बस ये चीज एक्सपेरिमेंट, ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने एग्जैक्टली ऑक्सिन ढूंढा नहीं था। ऑक्सिन ढूंढा किसने? ऑक्सिन नाम फाइनली ढूंढा किसने? और फाइनली ढूंढा किसने कि ये एक हार्मोन है जो ऐसा कुछ करवा रहा है। सो एफ.डब्ल्यू. वेंट वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार ऑक्सिन को ढूंढा। कहां से? अगेन कोलियोप्टाइल से ही ढूंढा, कोलियोप्टाइल शूट की कवरिंग से ही ढूंढा, उसकी टिप से ही ढूंढा, बट किस प्लांट की? डार्विन और डार्विन के बेटे तो कैनरी ग्रास को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ये सेम प्रोसेस किसमें देखा? ओट्स में। ठीक है, सो ओट्स के केस में उन्होंने पहली बार ऑक्सिन को डिस्कवर किया। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट ऑक्सिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी which is called as which is for the हार्मोन जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट वाले हार्मोन के लिए राइस की सीडलिंग्स में एक बीमारी हो जाती है कॉल्ड एज बैकने। बैकने कॉल्ड एज द फुलिश सीडलिंग डिजीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सो राइस के सीडलिंग में एक बीमारी हो जाती है कॉल्ड एज बैकने। इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज कहते हैं। इसे करने वाला एक फंगस है जिसका नाम है लाइक मैं यहाँ पे डायरेक्ट बस फंगस लिख देती हूँ, यू कैन रीड द रेस्ट। यहाँ से जो फंगस है उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। तो राइस की सीडलिंग्स के अंदर एक बीमारी हो जाती है कॉल्ड एज बैकने। इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। एंड ये करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? फंगस है, जो आपको नाम मैंने बता दिया। एक साइंटिस्ट है जिन साइंटिस्ट का नाम था कुरोसावा। ठीक है, इनका नाम था ई कुरोसावा। इन्होंने ये जिब्रेलिन ढूंढा 1926 में। 1926 में उन्होंने ये सिम्टम देखे, मतलब डिजीज देखी कि राइस के अंदर ये बीमारी हो जाती है, कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ परेशानी होनी शुरू हो जाती है और राइस का प्लांट वो खराब होने लगता है। उन्होंने इस फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट्स लिए, इस फंगस को स्टेराइल करके यूज किया एंड देन रियलाइज किया कि प्लांट के अंदर, राइस प्लांट के अंदर से ये बीमारी खत्म हो जाती है। फाइनली उन्होंने इस फंगस के अंदर से, मैं बताती हूँ उन्होंने एग्जैक्टली कैसे कैसे किया, कि उन्होंने ये फंगस लिया और इस फंगस को स्टेराइल करके, मतलब मे बी शायद डेड भी यूज कर सकते हैं, स्टेराइल कर लिया, मतलब वो फंगस अब बीमारी नहीं कर पाएगा, उसको इतना स्टेराइल कर देते हैं। ठीक है, उसको स्टेराइल करने का मतलब ये है कि अब वो जो उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो बीमारी कर रहा था राइस के प्लांट में, वो खत्म कर दी जाएगी। तो उसको स्टेराइल करने के बाद, जैसे मान लीजिए स्टेराइल कर लिया और एक सोल्यूशन रेडी कर लिया उस फंगस का, एंड देन इसको जब प्लांट को दिया गया
तो प्लांट अब इस बीमारी से बच गया, उस बीमारी से रिकवर कर गया। बाद में इस सोल्यूशन को चेक किया गया कि सोल्यूशन के अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो इसके अंदर जो एक्टिव सब्सटेंसेस थे जिनकी वजह से वो बीमारी रुकी, उन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया एंड इट वाज आइडेंटिफाइड केमिकली एज जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से पहली बार जिब्रेलिन डिस्कवर हो गया। आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट अ न्यू वन, सो इसलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत कहां से हुई? राइस के अंदर एक बीमारी मिलने लगी, उस बीमारी का नाम था बाकने, जिसे फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। एंड एक फंगस इस बीमारी को करता है। उस बीमारी के उस फंगस को मतलब उस एक बार फिर फाइनली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम कुरोसावा था। 1926 में ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि फंगस के स्टेराइल करके, फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट को लेके उन्होंने उस प्लांट के अंदर डाले, उस प्लांट के अंदर वो बीमारी खत्म हो गई। फिर बाद में जो उन्होंने सोल्यूशन डाला था, उस सोल्यूशन को केमिकली चेक किया गया एंड केमिकली रियलाइज किया गया दैट सोल्यूशन कंटेन्स अ एक्टिव कंपाउंड कॉल्ड एज जिब्रेलिक एसिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग द डिजीज। पहला हार्मोन ऑक्सिन डिस्कवर हो गया था, नेक्स्ट हार्मोन कुरोसावा ने जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर कर लिया। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन एंड लेट्स इरेज दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं टोबैको की। जैसे मान लीजिए ये टोबैको का प्लांट है, ठीक है, ये आपका टोबैको का प्लांट है। आपको ये पता है कि इंटरनोड क्या होता है? जहां से ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नोड। ये एरिया इज कॉल्ड एज द नोड, जहां से भी निकल रही है। और जैसे ये भी हो गया नोड, जो दो नोड के बीच का हिस्सा होता है दैट्स कॉल्ड एज इंटरनोड। ठीक है, अब साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ये वाले हार्मोन को डिस्कवर करने में हेल्प करा, स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। स्कूग के साथ और स्कूग के कुछ साथी, स्कूग है साइंटिस्ट का नाम। सो स्कूग और स्कूग के साथी टोबैको प्लांट पे काम कर रहे थे। ये भी लिख लेते हैं ताकि एकदम आपके दिमाग में इमेज बने इस चीज की, ताकि याद रहे कि कौन से वाले में किस तरीके से बात करी थी। तो टोबैको के प्लांट पे काम कर रहे थे स्कूग और स्कूग के साथी। और कौन से हिस्से पे काम कर रहे थे? इंटरनोड वाले हिस्से पे। इंटरनोड कौन सा? दो नोड के बीच का हिस्सा। उन्होंने नोटिस किया कि इंटरनोड वाले सेगमेंट के अंदर जो कैलस है, कैलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स। मतलब जो इंटरनोड वाला सेगमेंट है उसके बीच में जो उसके अंदर जो सेल्स है, उसके अंदर जो सेल्स का मास है, बहुत सारे सेल्स, इज कॉल्ड एज कैलस। कैलस एग्जैक्टली किसे बोलते हैं? सेल्स के गुच्छे को। और ऐसे सेल्स के गुच्छे को जो अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए। डिफरेंशिएट मतलब उन्हें पर्टिकुलर काम नहीं दिया गया कि तुम रूट में जाओगे, कि तुम शूट में जाओगे, तुम फ्रूट बनोगे, कि फ्लावर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस एक सेल्स का गुच्छा है जिनको काम देना बाकी है। तो ये वाले सेल्स लाइक इनकी ग्रोथ सिर्फ तब हो रही थी, मतलब ये स्कूग और स्कूग के साथियों ने ऑब्जर्व किया कि इन वाले सेल्स की ग्रोथ इंटरनोडल सेगमेंट में सिर्फ तब हो रही थी जब इस सेगमेंट को ऑक्सिन हार्मोन के साथ एक और कोई पर्टिकुलर केमिकल दिया गया। और केमिकल के फॉर्म में उन्होंने क्या क्या दिया ये डिपेंड करते हैं। उन्होंने मतलब उसमें इस चीज में मेंशन करी है कि क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व कर, उन्होंने क्या क्या देने की कोशिश करी। तो ऑक्सिन तो वो दे ही रहे थे, इन स्कूग और स्कूग के कोवर्कर्स ऑक्सिन तो दे ही रहे थे इस हिस्से को। इसके अलावा उन्होंने कुछ एडिशनल चीजें दी यहां से, जैसे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। एंड देन फाइनली ये वाला पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर चीजें उन्होंने प्रोवाइड करी, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये कैलस का डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया, कैलस की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। एंड देन फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि ये वाला जो इन्होंने एक्स्ट्रा चीजें डाली थी, these are the like cytokinesis promoting substances। cytokinesis क्या होता है अगर याद हो तो? आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस पढ़ाते हैं और साइटोकाइनेसिस पढ़ाते हैं। साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली। तो यही साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस मिले, ये जो हमने ऑक्सिन के अलावा बाकी चीजें दी थी उनके अंदर वो साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस मिले। एंड देन फाइनली उन एक्टिव सब्सटेंसेस को उस समय पे काइनेटिन बोल दिया गया था। ठीक है, उन्होंने महसूस किया कि वो वाला हिस्सा तभी प्लोरिफरेट करता है जब ऑक्सिन के साथ काइनेटिन भी दे दिया जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम
काइनेटिन वाज डिस्कवर्ड व्हिच वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज साइटोकाइनिन। ठीक है, जस्ट बिकॉज काइनेटिन उस समय पे कह दिया था, लेकिन वो करवाता क्या है, सेल ग्रोथ प्रमोट करता है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस करवाता है, तो साइटोकाइनिन कह दिया था उसको, लेटर ऑन टर्म चेंज हो गई। बट हाँ, as we are going to move forward, and yeah, I'm not going to erase it this time, but yeah, just let's look at it again. शुरुआत कहाँ से हुई? एक तंबाकू के प्लांट पे वो स्कूब और उसके कोवर्कर्स काम कर रहे थे। कौन से हिस्से पे काम कर रहे थे प्लांट के? इंटरनोडल सेगमेंट पे काम कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट में कैलस होता है, कैलस क्या होता है? द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिन्हें अभी पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया गया कि क्या क्या काम करना है। वो तभी प्लोरिफरेट कर रहा था जब ऑक्सीजन के साथ एक एडिशनल चीज दी गई। एडिशनल चीजों में उन्होंने बहुत सी अलग अलग चीजें दी, एंड देन फाइनली रियलाइज किया कि उन अलग अलग चीजों के अंदर साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने की एक्टिविटी थी। साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने की मतलब सेल डिवीजन प्रमोट करने की, साइटोप्लाज्म डिवीजन प्रमोट करने की एक्टिविटी थी। एंड लेटर ऑन उस पर्टिकुलर कंपाउंड को उन्होंने काइनेटिन नेम कर दिया। हालांकि उसके बाद हम इसको साइटोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं। And then we are moving towards the next one, which is called as abscisic acid. और उसके बाद फिर हम कौन सा वाला पढ़ेंगे? We are going to read about gaseous ethylene. ठीक है? So let's talk about abscisic acid now. So ABA, abscisic acid. Okay. एब्सिसिक एसिड के टाइम पे 3 इंडिपेंडेंट अलग अलग रिसर्चेस चल रही थी, जिस दौरान 3 तरीके के इनहिबिटर्स ढूंढे गए, मतलब 3 इनहिबिटर्स ढूंढे इस रिसर्च के दौरान। एक इनहिबिटर का नाम था इनहिबिटर बी, एक का नाम था एब्सिशन 2, सॉरी, और एक का नाम था डॉर्मेन। Just a second, I change the color. It's too much similar color. Sorry, I don't know why it's not working. But yeah, I'll just tell it to you. 3 हार्मोन्स तीन इनहिबिटर्स ढूंढे गए। एक का नाम था इनहिबिटर बी, एक का नाम था एब्सिशन 2, एक का नाम था डॉर्मेन। ये तीनों के तीनों आपस में बाद में जब बाद में फर्दर रिसर्च कंप्लीट करी गई तो बाद में रियलाइज किया गया ये तीनों आपस में एक दूसरे से काफी आइडेंटिकल निकले। एंड देन फाइनली इन सबको एब्सिसिक एसिड से रिकॉग्नाइज किया गया। इन तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया कि तीनों के तीनों प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करते हैं और एब्सिसिक एसिड के नाम से जाने जा सकते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। Why? It's shifting a lot. Yeah, leave it. Okay, so this is all about abscisic acid. Abscisic acid के केस में मैंने बताया स्टोरी क्या थी। 3 अलग अलग रिसर्चेस चल रही थी और तीनों रिसर्चेस में 3 नए इनहिबिटर्स ढूंढे गए। तीनों प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करते थे। एक का नाम था इनहिबिटर बी, एक का नाम था, यू कैन रीड इट एज वेल, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सेम चीज मैं बोल रही हूँ कि इनहिबिटर बी डिस्कवर हुआ, एक एब्सिशन 2 डिस्कवर हुआ और एक हार्मोन मिला, एक इनहिबिटर मिला डॉर्मेन। बाद में रियलाइज किया गया ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के जैसे हैं, एक ही जैसे एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, एंड देन इन सबको एब्सिसिक एसिड की कैटेगरी में डाल दिया गया। सिमिलरली एक लास्ट वन है, हमने एब्सिसिक एसिड भी पढ़ लिया। अब लास्ट वाला कौन सा है? वो गैसियस वाला इथाइलिन, जो दोनों कैटेगरी में आता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोट भी करता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिट भी करता है। एक वॉलेटाइल सब्सटेंसेस पके हुए ऑरेंजेस से निकाला गया, जिसकी वजह से जो अनराइप्ड बनानास हैं उसमें, मतलब वो जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस निकाला गया किसमें से? ऑरेंजेस के अंदर से। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर कच्चे बनानास के ऊपर यूज किया गया, उसकी वजह से बनानास भी पक गए। एंड देन ये जो पर्टिकुलर गैसियस वॉलेटाइल सब्सटेंस था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ गैसियस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट एज अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नेम्ड एज इथाइलिन। ठीक है, सो जस्ट लाइक आई ट्राई टू लाइक मेंशन दीज एक बार दोबारा से हर किसी की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रिवाइज करेंगे, एंड देन फिर फर्दर आगे मूव करेंगे कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो आई होप वी आर डन विद द स्टोरीज, वी आर डन विद द डिस्कवरी स्टोरीज, एंड देन हम फर्दर अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे इनकी स्टोरीज को, एंड देन फिर फर्दर फंक्शन पे मूव करेंगे।
I hope you are getting this and you're liking this new chapter as well. And let's hope to see each other in the next class. Have a great day. Thank you.